दोस्तों, हम सभी को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन आपने ये नाम सुना होगा। अब अपने को फोकस करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर। दोस्तों, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो स्पीसीज का आपस में जुड़ना, दो एटम्स का आपस में जुड़ना, इसी को तो अपन कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी, तो A और B आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? ए बी प्रोडक्ट ही तो बनाएंगे। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? A और B आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो इसी टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब लेवोशिए और प्राउस्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टाइप के रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड दो लॉ दिए। वो लॉ ही आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से लॉ है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये दोनों लॉ अच्छे से समझने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस लॉ को समझने के लिए अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एक प्लेट है, उसके अंदर 10 लड्डू पड़े हैं और उस लड्डुओं का वेट है 100 ग्राम। टोटल कितना वेट है? 100 ग्राम। क्लियर? अब 1-2 घंटे बाद कोई आया और उसने उसे वापस उसको वे किया, तो भी उसका मास कितना आया, वेट कितना आया टोटल लड्डुओं का? 100 ग्राम। यानी कि 1 घंटे पहले भी टोटल लड्डुओं का टोटल मास कितना आया? 100 ग्राम। और 1 घंटे बाद भी लड्डुओं का टोटल मास कितना आया? 100 ग्राम। तो आप मुझे सोच कर ये बताइए, अगर पहले भी 100 ग्राम वेट था, बाद में भी 100 ग्राम वेट था, तो मुझे ये बताइए, क्या कोई नया लड्डू वहाँ पे रखा गया या कोई लड्डू वहाँ से हटाया गया? सोच के बताइएगा। अगर कोई नया लड्डू वहाँ पे रखा जाता तो टोटल वेट 100 ग्राम से क्या हो जाता? ज़्यादा हो जाता। और अगर कोई लड्डू वहाँ से हटा लिया जाता तो टोटल मास, टोटल वेट लड्डुओं का 100 ग्राम से क्या होता? कम होता। तो क्या हुआ कि टोटल मास न तो बढ़ा ना ही कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितने लड्डू थे बाद में भी उतने के उतने लड्डू रहे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब इधर देखिए, अगर पहले टोटल मास 100 ग्राम था और बाद में भी टोटल मास 100 ग्राम ही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि न तो कोई नया लड्डू रखा गया और न ही कोई लड्डू वहाँ से हटाया गया? यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लड्डू ना तो क्रिएट किया गया और न ही किसी लड्डू को डिस्ट्रॉय किया गया? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ये तो आप समझ गए, ना तो लड्डू को रखा गया ना वहाँ से हटाया गया, यानी ना तो किसी लड्डू को क्रिएट किया गया और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो अगर ना किसी लड्डू को क्रिएट किया गया ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो क्या टोटल इनिशियल वेट इज इक्वल टू टोटल फाइनल वेट होगा या नहीं होगा? अगर ना रखा गया ना निकाला गया तो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहेगा। यानी कि पहले वेट कितना था? 100 ग्राम। बाद में भी वेट कितना रहा? 100 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को आप किस पे लागू कर दो? किसी केमिकल रिएक्शन पर। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। अब
इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लड्डू को ना तो क्रिएट किया जा सकता था ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। ठीक इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में अब लड्डू की जगह आप क्या ले लो, एटम ले लो या मास ले लो। मास लोगे तो भी वो मास होगा किसका, एटम का ही तो होगा, तो मास कह दो चाहे एटम कह दो, एक ही बात है। तो जिस तरीके से किसी भी लड्डू को ना तो डिस्ट्रॉय किया गया और ना ही क्रिएट किया गया, ठीक इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये कंडीशन कब होगी, जब जो टोटल इनिशियल मास है वो टोटल फाइनल मास के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें अगर किसी एटम को ना तो क्रिएट किया गया है और ना ही डिस्ट्रॉय किया गया है, तो सीधी सी बात है कि उस रिएक्शन में जो टोटल रिएक्टेंट का वेट होगा वो टोटल प्रोडक्ट के वेट के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस तरीके से लड्डू को ना निकाला गया ना रखा गया तो इनिशियल वेट फाइनल वेट के बराबर होगा, 100 ग्राम ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से अगर ना तो कोई एटम क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल वेट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के टोटल वेट के बराबर होगा। बस यही चीज़ है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो इसकी दो डेफिनेशन ध्यान रख लेना कि किसी भी एटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या निकला कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, क्लियर। अब इधर देखिए लड्डू वाला एग्जाम्पल एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए, आपको तो बस ये चीज़ें लिखनी है, क्योंकि अपना तो एक ही उसूल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीज़ों को रटना नहीं पड़े, क्लियर। अब देखिए इधर इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इधर देखें, अगर ये रिएक्शन हुई H2 + Cl2 gives 2HCl, इधर H2 और Cl2 तो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब इधर देखें, हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो भी लिखा जाता है, नीचे वाली चीज़ें मत देखना, आगे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब H2 को कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। Cl2 के आगे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। और HCl के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, क्लियर। आगे जो लिखा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रिएक्शन में H2 का 1 मॉलिक्यूल Cl2 के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर HCl के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर। तो इस टाइप से आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख लेंगे। अब हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आगे जो भी नंबर लिखे रहते हैं वो ही उसका क्या होते हैं, मोल्स होते हैं, वो ही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। कहने का मतलब अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो H2 के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी कितने मॉलिक्यूल है, एक है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे, एक ही होंगे। Cl2 के आगे कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो इसके मोल्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। HCl के आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या होता है कि उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे कितना लिखा हुआ है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्लियर। अब आपको जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिक्स बताई थी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है, क्लियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर जाके देखिए। एकदम सिंपल सी सुपर ट्रिक उसमें बताई गई है, कोई भी न्यूमेरिकल आप 10 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर देंगे, एक बार वो जाके देखिएगा ज़रूर, क्लियर। तो सिंपल सा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो अब मुझे ये बताइए, अगर इस फॉर्मूले से मुझे अमाउंट इन ग्राम चाहिए तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो देखिए अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले से अमाउंट इन ग्राम निकाला है, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ें 8th 9th 7th 8th में आपने करी होगी। अब इधर देखें, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों स्पीसीज के लिए मुझे क्या करना है, अमाउंट इन ग्राम निकालना है। तो क्या करूंगा, अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास।
अब आपके मन में सवाल आ जाएगा कि चलिए मोल्स तो अपन ने यहाँ से निकाल लिए, लेकिन मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने मोल कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूँ। कुछ नहीं करना, आपको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकाल लेना है और उसके पीछे यूनिट यू या एएमयू की जगह क्या लगा देनी है, ग्राम लगा देनी है। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के पीछे जैसे ही आपने यूनिट ग्राम लगाई, वो उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे H2 है, तो H2 का अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मैंने क्या कहा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, उसके पीछे क्या लगा दो, ग्राम। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के मास कितना हो जाएगा 2। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको नहीं निकालना आता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वो वीडियो जाकर देखिए, तो कहीं पे भी आप अटकेंगे नहीं। क्लियर। अब इधर देखें तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 × 1 = कितना आ जाएगा 2, और पीछे यूनिट क्या लगा देनी है, ग्राम। अगर मैं Cl2 की बात करूं, एक Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो यहाँ पे Cl2 2 है ना, तो 2 × 35.5 = कितना हो जाएगा 71 इंटू क्या, आगे यूनिट क्या लगा देनी है, ग्राम लगा देनी है। और तीसरी स्पीसीज क्या है, HCl है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो 1 + 35.5 = कितना हो जाएगा 36.5। तो कुछ नहीं करना, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और पीछे यूनिट क्या लगा देनी है आपको, ग्राम, तो अपने पास इनके क्या आ जाएंगे, मोलर मास आ जाएंगे। क्लियर। अब इधर देखिए तो अपने पास मोल्स आ गए और इस फॉर्मूले से अपन ने अमाउंट इन ग्राम = मोल्स × मोलर मास हो जाएगा। अब मोल आ गए तो क्या मैं अमाउंट इन ग्राम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि अमाउंट इन ग्राम = क्या होता है, मोल × मोलर मास। अब इधर देखिए अगर मैं H2 की बात करूँ तो H2 का मोल कितना है 1 × मोलर मास, H2 का मोलर मास कितना है भाई 2 है, तो 1 × 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 ग्राम आ जाएगा। सिंपल, इस फॉर्मूले में क्या कर रखनी है, वैल्यू रखनी है। दूसरा क्या है, अगर मुझे Cl2 का अमाउंट इन ग्राम निकालना है तो Cl2 के मोल कितने हैं 1 × Cl2 का मोलर मास कितना है भाई 71, तो 1 × 71 = कितना आ जाएगा 71 ग्राम आ जाएगा। और HCl का निकालना है तो HCl के मोल तो है 2 और मोलर मास कितना है 36.5, तो 2 × 36.5 = कितना आ जाएगा 73 ग्राम। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दी गई केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका मैंने अमाउंट इन ग्राम निकाल दिया है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इधर देखिए, अगर मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट इन ग्राम आ गया है तो क्या आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हो और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो। एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो बनाते हैं, यानी एरो के राइट साइड में जो होता है उससे अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, H2 और Cl2 तो रिएक्टेंट है और HCl क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो क्या आप मुझे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट कौन है, H2 और Cl2 है। H2 का मास कितना है 2 ग्राम और Cl2 का मास कितना है 71, तो टोटल मास कितना होगा 2 + 71 = कितना हो गया 73 ग्राम हो गया। क्लियर। और प्रोडक्ट का मास अपने पास कितना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है HCl है और HCl का टोटल मास क्या इतना आया 73 ग्राम। तो प्रोडक्ट का मास कितना आया 73 ग्राम और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया 73 ग्राम। क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, रिएक्टेंट का टोटल मास = प्रोडक्ट का टोटल मास है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यही तो ये कह रहा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट = टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या ये इस एग्जाम्पल से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, बिल्कुल आ गया होगा। क्लियर। अब इधर देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो रही है, CH4 यानी मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो CO2 और H2O बनते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, इसको अपन बोलते हैं कंबशन। और इसमें हमेशा CO2 और H2O बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है।
क्लियर। तो ये रिएक्शन है क्या, रिएक्शन है कंबशन ऑफ मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्लियर। अब इधर देखिए, इस दी गई केमिकल रिएक्शन में, और ये केमिकल रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर। अब रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इतनी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा कि सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। क्लियर। अब इधर देखें, तो इस टाइप के जब भी हर वीडियो में कोई ना कोई सुपर कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ये आपने पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो इस टाइप के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस टाइप के वीडियो डालूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और यहाँ पे मैं सारे वीडियोस, हर चैप्टर्स के वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप इन कॉन्सेप्ट से वंचित ना रह जाएं। क्लियर। अब देखिए, तो इस केमिकल रिएक्शन में मीथेन अगर मैं ले रहा हूँ 20 ग्राम, O2 ले रहा हूँ 10 ग्राम, और इस रिएक्शन से CO2 बन रही है 15 ग्राम, तो आपको मुझे ये बताना है कि H2O यहाँ पे कितने ग्राम बनेगी। ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। क्लियर। अब देखिए, सेकेंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकता हूं, या प्रोपोर्शन की जगह मैं कंपोजिशन भी वर्ड यूज कर सकता हूं। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्या कहता है ये लॉ, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड। देखिए सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के जो एटम हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, वो भी किस में, फिक्स रेशियो में। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो अपन फिक्स रेशियो ले रहे हैं, ये फिक्स रेशियो किसका लेते हैं, उनके मास का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर इस CO2 कंपाउंड में, ये CO2 क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, आयन क्या होता है, इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसको आप ज़रूर जाके देखें ताकि चीज़ें एक से एक लिंक होती रहे। क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 यानी कंपाउंड बना दिया। इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मुझे देखना है इस CO2 कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है। तो कुछ नहीं करना, इधर देखिए, अपने को मास देखना है। तो देखिए कार्बन कितना है, एक कार्बन, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो 12 × 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो एक का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर देखिए, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 32। अब अपने को पता है रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3:8 आ जाएगा। ये किसका रेशियो है, मास का रेशियो है। तो जब भी एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और इस दिए गए कंपाउंड में इन जो एटम्स है इनका मास का रेशियो हमेशा कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि यह जब CO2 बनेगा तब उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कितना होगा, 3:8 होगा। ये चीज़ हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। चाहे आप CO2 को किसी भी मेथड से बनाइए, चाहे आप CO2 को कहीं पे भी बनाइए, हमेशा CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो फिक्स होगा, जो कि कितना होगा, 3:8 होगा। यही लॉ, यही चीज़ क्या कहलाती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम हमेशा
फिक्स रेशियो में रिएक्ट करके कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने दिए गए कंपाउंड को किस मेथड से बनाया है या फिर कहाँ पे बनाया है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि CO2 है तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, जो कि हमेशा कितना होगा, 3:8। चाहे इस CO2 को आप किसी भी मेथड से बनाओ या किसी भी जगह बनाओ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे CO2 बनाना है तो मैं दो मेथड यूज़ कर सकता हूँ। एक तो सिंपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ये तो दो चीज़ें जुड़ रही है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा तरीका मैं क्या ले सकता हूँ, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं गर्म करूँगा, इसको डेल्टा बोलते हैं, जो हीट को रिप्रेजेंट करता है। यानी CaCO3 को जब मैं हीट करूँगा, गर्म करूँगा, तो ये टूट कर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्या देगा, CO2 देगा। तो इस मेथड में भी CO2 बन रहा है और इस मेथड में भी क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब चाहे आप इस मेथड से CO2 बनाओ, चाहे इस मेथड से आप CO2 बनाओ, चाहे कहीं पे भी बनाओ, दुनिया में कहीं पे भी बनाओ, जहाँ पे भी CO2 बनी, जो भी CO2 बनी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। इस वाली रिएक्शन से अगर आपने CO2 बनाया है तो भी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा, 3:8। और अगर आपने इस मेथड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाया है तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, 3:8। इन दोनों के अलावा और भी किसी भी रिएक्शन से आप CO2 बनाते या कहीं पे भी आप CO2 बनाते तो वहाँ पे भी उस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होता, 3:8। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? और मास का रेशियो किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? और रेशियो हमेशा मास का ही लेना है, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, तो ये अपन ने दोनों लॉ देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड अगला टॉपिक आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन दोनों लॉस को यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे कर सकती है, क्या होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके लिए एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर आप देखिएगा।